नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। कल शाम होते होते अचानक अफगान की नई सरकार, जो अंतरिम सरकार है, उसके गठन का ऐलान हो गया, जिसके तहत मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम आ रहा है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि जो हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा है, उन्होंने कहा है कि शरिया कानून वहां पर लागू होना चाहिए। इस नई सरकार के मायने भारत के लिए क्या है, विश्व के लिए क्या है, और वहां का जो समाज है पूरा, वो कैसे होगा, भारत को अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग कैसी करनी होगी, इन सारी बातचीत पर आज हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, जो कि कनाडा में रह चुके हैं, साउथ कोरिया में रह चुके हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, लेखक है, कॉलमनिस्ट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विष्णु प्रकाश जी। नमस्कार, गुड टू टॉक टू यू। माय प्लेजर सर। मिस्टर प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल है कि जो ये नई अंतरिम सरकार है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ये क्या एक टेम्पररी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं या फिर कुछ दिनों में इसको बदला जाएगा? जिस तरीके के हेक्टिक नेगोशिएशंस हमने हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच में देखे हैं, तो ये uh, किस लिहाज से आप कहेंगे कि ये परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है? मुझे तो एक ही चीज लगती है जो निश्चित है, कि कुछ भी निश्चित नहीं है। ये सिर्फ कोई एवरीथिंग इज अनसर्टेन। और क्या सरकार बनाई है साहब इन्होंने। एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये किसी के ऊपर 10 लाख 5 लाख $5 मिलियन का अवार्ड है। जो पॉलिटिकल विंग था, राजनीतिक विंग था, मुल्ला बरादर जिसको हेड कर रहे थे दोहा में, जो कि इनका चेहरा था, जो दुनिया को दिखा रहे थे, जो जिससे बातचीत हो रही थी, जो कह रहे थे कि हम बदल गए हैं, अब हम इतने क्रूर नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह। वो समझ आ गई कि वो चेहरा ही है। जो असली तालिबान है वही वही पुराना तालिबान है, वही क्रूर एक क्रूर तालिबान है, एक वो कट्टरपंथी तालिबान है। तो और जिनकी बागडोर रावलपिंडी में है, तो ये काफी स्पष्ट हो गया है। अब स्थायी है कि अस्थायी है, ये दूसरी बात है, पर ये पता है कि स्थायी ये चीज जरूर होगी कि जो जिनको सबसे भारी नुकसान होगा वो होगा अफगान के अवाम को, अफगान की महिलाओं को, अफगान के बच्चों को। वो सबसे ज्यादा पिसेंगे। बाकी सपोर्ट देंगे, बाकी सिंपथी देंगे, बातें करेंगे और कुछ इधर उधर देखेंगे, तो ये होगा। लेकिन मिस्टर प्रकाश, जो एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि ये वही तालिबान है जो कि अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए अभी तक फाइट कर रहा था। इन्हें ये भी पता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस इनके ऊपर लग सकते हैं, और अब जबकि सबको पता है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है वो एक ग्लोबल टेररिस्ट, डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। यूएस ने $5 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा था उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं कि यूएस की पोजीशनिंग, यूके की पोजीशनिंग ये कैसे होगी, ये जानते हुए कि इनकी कैबिनेट में डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो नेगोशिएशंस है वो कैसे होंगे? देखिए, हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जो भी कहा जाए, अमेरिका 20 साल लड़ाई करके थक गया था। उनकी विल पावर, इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी। और मैंने अपने डिप्लोमेटिक लाइफ में कभी नहीं देखा कि इस तरह के नेगोशिएशन हुए हों, जो 29 फरवरी 2020 को अनाउंस हुए थे कि साहब हम 31 मई 2021 को तो चले जाएंगे, हम तो जा ही रहे हैं, अब आप हमसे बातचीत कीजिए। तो जब उनको ये पता लग गया कि ये तो जा ही रहे हैं, तो एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि देखिए हम तो देश आपके हवाले कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो चुनी हुई सरकार थी, जैसी भी थी, चाहे करप्ट थी, इनएफिशिएंट थी, पर चुनी हुई तो थी। जो घानी साहब थे वो अमेरिका के पहले सिटीजन थे, उनको लाया गया था। उनको बातचीत से बिल्कुल परहेज दूर रखा, यानी कि आपने उनको बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया। पर आपने कहा हम तो 31 मई को जा रहे हैं। तो उस दिन से ही तालिबान का वापस आना निश्चित हो गया था। अच्छा, अब जो रही सुई कसर थी, जिस तरह से जो भी बात थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बहुत बातचीत हो गई है। जिस तरह से अमेरिका छोड़ के भागा,
और उसके बाद तालिबान का सहयोग मांगा। तो जो कहते हैं कि एक नैरेटिव होता है, एक परसेप्शन होती है। अब इजराइल की क्या परसेप्शन है कि देखिए अगर आप उनसे कोई खुराफात करेंगे तो उसके नतीजे बुरे होंगे। तो एक परसेप्शन, अब अमेरिका की परसेप्शन की बैटल वो खो दिए उन्होंने। और तालिबान से जब आप सहयोग मांगना शुरू कर दिए हैं तो अब उसके बाद कुछ बचा नहीं है। तो अब किसी ना किसी तरह मुझे ये डर है कि ये सब कुछ चीज पे एक सफेदी पोत दी जाएगी और उसमें दिखाया जाएगा कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जो पॉलिटिकल विंग था तालिबान का, जैसे मैं कह रहा हूँ, या जो दोहा ग्रुप था, या आप समझ लीजिए सेक्शन था, वो लग रहा था कि वो एजेंडा तय कर रहे हैं। पर ये अब समझ आ गया कि वो सिर्फ एक आगे लाए हुए थे उनको कि आप बातचीत करें क्योंकि आपको अंग्रेजी आती है, आपको ढंग आता है बातचीत करने का, और असली ताकत इनके पास है। आपका जो सवाल बहुत अहम है कि ये सरकार कैसे चलाएंगे, तब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए एक तो ये है कि किस तरह की सरकार चलाएंगे ये लोग। क्या आप अगर हम समझें कि वेलफेयर स्टेट चलाएंगे तो वो तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके पाकिस्तान तो बिल्कुल एक तरह से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं, रशिया पैसे देगा नहीं, चीन के साथ इन बड़ी दोस्ती गांठी हुई है इन्होंने। यहाँ भी ये टैक्टिकल है, जो चीन के साथ भी दोस्ती है टैक्टिकल है, क्योंकि इनकी कोई मोहब्बत नहीं है चीन के साथ। पर चीन ने इनको ये कहा है कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो मुझे डर ये बात का है कि चीन अपनी, ये तो नहीं है कि इनको $5 बिलियन दे देगा, कि $500 मिलियन भी दे दिए तो होड़ लग जाएगी बाकी देशों में कि अरे ये क्या हो गया, कि चीन का प्रभाव बढ़ गया। तो बहुत विद्वान लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, चीन का प्रभाव कम करना है। तो हकीकत ये है कि उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, और किसी में भी अब सब आंखें मींच के बैठे हुए हैं कि ये हमारे नहीं होगा। तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, पर लगता है कि जो रियल पॉलिटिक है, जिस तरह से ऊंट जिस करवट बैठा है, उससे यही लगता है कि ये अब कॉम्प्रोमाइज ही होंगे और किसी तरह तालिबान को लेजिटिमाइज किया जाएगा। तो तालिबान को लेजिटिमाइज किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अब कोई शक और शुबा नहीं है कि तालिबान की जो सरकार होगी वो एक कठपुतली सरकार होगी जिसकी डोर पाकिस्तान के हक में है। मिस्टर प्रकाश, अभी तक तो यही लगता है जी कि अगर हक्कानियों का बोलबाला हुआ जो है, सिराजुद्दीन हक्कानी, तो पाकिस्तान की ISI की बहुत सपोर्ट थी। सिराजुद्दीन हक्कानी ने जिस तरह से भारत की एम्बेसी पे वार किया था 2008 में, जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो ये तो एक कट्टरपंथी संस्था है। पर देखिए, क्योंकि इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, पाकिस्तान ने इनको पनाह दी है, और ये तो यहाँ तक समझ जाती है कि जो IS खुरासान प्रोविंस ग्रुप है, जो कि अलग हो गया था क्योंकि उनका मानना था कि तालिबान कट्टरपंथी काफी नहीं है, तो उनकी भी हिमायत कर रहा है। तो जब अगर इनका बोलबाला हुआ तो जाहिर है कि पाकिस्तान का काफी दबदबा होगा। और ये बड़ा स्पष्ट है कि इनके आका जो पाकिस्तान में थे, ISI चीफ, वो पहुंच गए उधर कि देखिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। और 5 दिन लगे हैं इनको सरकार बनाने में। तो जदोजहद जो हो रही थी, इसमें ये भी सुनने में आया कि मुल्ला बरादर को चोट भी लग गई थी। तो अगर ये आकार है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैंने शुरू में जो कहा था कि जो निश्चित है वो ये है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत प्रश्न चिन्ह है, बहुत प्रश्न चिन्ह है। प्रकाश, जो एक पहले से सवाल लोग कर रहे थे और तालिबान ने भी जिसके बारे में बोला कि क्या वो सरकार इंक्लूसिव होगी नहीं होगी, तो अब इसमें जो जितने भी नाम आ रहे हैं उसमें ना महिलाएं हैं, नॉन पाश्तून्स को जगह मिली ही नहीं है एक तरीके से। तो ये जो एक तरीके की जो एक सिचुएशन हम देख रहे हैं कि सरकार इंक्लूसिव भी नहीं है, महिलाएं भी नहीं है,
तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर बन भी गई है या अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों में रिजेंटमेंट कितना होगा, और इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि जो एक रेजिस्टेंस मूवमेंट जो हम पंजशीर में देख रहे थे वो धीरे धीरे करके पूरे देश में ही फैन आउट होगा। आप क्यों कह रहे हैं कि इंक्लूसिव नहीं है? हक्कानी है, पाकिस्तान है, तो इंक्लूसिव हो गया कि नहीं हो गया? इससे ज्यादा इंक्लूसिव क्या होगा? और यही इनकी इंक्लूसिविटी है। महिलाओं का तो इनके स्कीम ऑफ थिंग्स में कोई स्थान है ही नहीं। अगर महिलाओं पे अत्याचार ना करें ये लोग तो ही गनीमत है। क्योंकि देखिए, कई हमारे पश्चिमी देश के काफी विशेषज्ञ कहते हैं कि साहब को एजुकेशन नहीं होगी, ओहो हो को एजुकेशन नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो वो तो छोड़ दीजिए। आप तालिबान की तुलना किससे कर रहे हैं? आप तालिबान की तुलना पुराने तालिबान से करें, जिसने कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया था, पढ़ने नहीं दिया था। अगर ये पर्दा करके पढ़ने देते हैं तो ही गनीमत है। तो ये तो असली ये बातें करेंगे, इंक्लूसिव कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ देखिए, मुश्किल और यह मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान की पॉपुलेशन 30% सिर्फ पश्तून है। ये पश्तूनों की सरकार होगी। और कोई भी आप मीटिंग देखती हैं, कोई भी पिक्चर देखती हैं, आपको कुछ खास चीज दिखाई देती है क्या? कलम नहीं दिखाई देती, AK-47 दिखाई देती है। तो ये बड़ा थोड़ा सा फर्क है कि आमतौर पे कलम दिखाई देती है, यहाँ गन दिखाई देती है। और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मैं गलत हूं। पर देखिए, एक तरफ तो शांति प्रिय नागरिक हैं जो कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और दूसरी, मैं अभी पूरा कर रहा हूं, और दूसरी तरफ तालिबान है जिसके पास बंदूकें हैं। तो और वो कोई मर्यादा में नहीं चलते हैं, कोई रूल ऑफ लॉ में चलते हैं। तो सरकार उनकी चुनी हुई थोड़ी ना है। ये तो जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि गुलामी की बेड़ियां टूट गई हैं। किसकी टूटी हैं? लोगों की जकड़ गई हैं, और तालिबान की टूट गई है। तो वो सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये अंतरिम सरकार है, स्थायी है अस्थायी है, जो भी है, वो अब कलम से नहीं बल्कि बंदूक से ही चलने वाली ये सरकार है। वो बनी ही बंदूक से है, रहेगी बंदूक से, चलेगी जब तक चलेगी बंदूक से चलेगी। इनको कुछ और आता नहीं है। तो बंदूक से करेंगे, और देखिएगा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में गोलियों के आगे सब झुक जाते हैं। ये हकीकत है। सही कहा आपने। लेकिन अब मेरा जो सवाल है मिस्टर विष्णु प्रकाश, वो भारत के संदर्भ में है कि अब भारत थोड़ा सा, जो भारत की पोजीशन है वो बड़ी ऑकवर्ड हो गई है। कि पहले तो ये था कि हम तालिबान से बात करें या ना करें, फिर उसके बाद दोहा में मीटिंग भी हुई मिस्टर मित्तल की। मीटिंग में ठीक है, उन्होंने जो भी अपने कंसर्न्स थे उसको रखे, लेकिन नाउ नोइंग द फैक्ट कि अब इसमें टेररिस्ट हैं इनकी सरकार में, भारत अब टॉकिंग टेबल पर जाएगा या नहीं जाएगा? और भारत के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वहां पे भारत का था, तो अब भारत की जो आगे का रास्ता है वो अब खुलेगा या नहीं खुलेगा? दो तीन चीजें, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। जो आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, अगर मैंने ठीक तरह से समझा आपका सवाल, तो ये जो हम कहते रहते हैं कि $3 बिलियन की हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, ये गलत है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं की है, हमने कोई लेने प्रॉफिट्स के लिए नहीं की है। हमने जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है वो लोगों में की है, अफगान के लोगों में की है। और वो इन्वेस्टमेंट हमारी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमारी पॉपुलैरिटी, हमारी फेवरेबल रेटिंग बहुत बहुत है। अच्छा, दूसरा, मैं आपसे थोड़ा सा मतभेद है मेरा कि ऑकवर्ड हो गया हमारे लिए। ऑकवर्ड नहीं हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा जटिल हो गया। देखिए, अब कई विशेषज्ञ कहते हैं कि साहब आपने एम्बेसी क्यों बंद कर दी? क्योंकि सानिक जाहिद साहब ने आश्वासन दिया था इनफॉर्मली कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब समझ आ रहा है कि क्यों की थी। क्योंकि सानिक जाहिद और बरादर साहब का सिक्का तो चलता नहीं है। यही पता लगा है ना कि जब असली चेहरा सामने आया तो बागडोर किसी और के हाथ में थी। और अगर हम लोग रहते, कोई बात हो जाती तो क्या होता? तो हमने बहुत फूंक फूंक के कदम रखे हैं। हम जानते हैं कि तालिबान हमारा दोस्त नहीं है। हमारी तालिबान से विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है। तो हमने जो बात की कर रहे थे, जिसके बारे में
एक्नॉलेज नहीं किया गया, या 31 अगस्त को जिसके बारे में एक्नॉलेज किया गया, हमने क्या तालिबान को गले लगाया है? हमने क्या उनको रिकग्निशन दी है, मान्यता दी है, सपोर्ट दी है? हमने उनसे बातचीत की है। बातचीत किस चीज पे की है? कि हमारे खिलाफ आतंकवाद ना हो, हमारे हित सुरक्षित हों, हिंदुस्तानी लोगों को ऊपर आंच ना आए। तो ये तो अगर जरूरत हुई तो जो भी सरकार होगी हम उससे बातचीत करेंगे। लेकिन अब क्योंकि इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है कि भारत अब टॉकिंग टेबल पर जाएगा या नहीं जाएगा, जैसा आपने कहा कि नहीं, उन्हें बात तो करनी ही पड़ेगी जो भी है। हमने अफगान के लोगों में इन्वेस्ट किया है, लेकिन द वेरी फैक्ट कि जो वहां पर पाकिस्तान की एक प्रेजेंस है वो भारत को कहीं ना कहीं आइसोलेट नहीं करता मिस्टर प्रकाश? क्योंकि जब ये पता है कि जो पूरी चीजें हैं, जो जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है, स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी है, अब उसकी पूरी बागडोर पाकिस्तान के हाथ में है। आतंकवादियों का बोलबाला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि होगा, या आतंकवादी जो नेटवर्क्स हैं वो एम्बोल्डेंड हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत क्या अपने आप को आइसोलेटेड नहीं पाएगा अफगानिस्तान में, भले ही कितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो अफगान नहीं नहीं, जनसंख्या में? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसलिए और भी जरूरी हो जाता है मेरे हिसाब से कि अगर एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन रहे। पाकिस्तान तो क्या आपको आमंत्रित करेगा? वो तो आपको आइसोलेट करेगा ही करेगा, वो प्रयत्न करेगा। तो हम कहेंगे साहब नहीं, हम नहीं बात करेंगे, हम अपने चुप करके दरवाजे बंद करके बैठ जाए, तो हम तो आइसोलेट और भी ज्यादा हो गए। इसकी बनिस्बत हम कहें कि तुम अपना कोशिश कर लिया, कर लो, हम एक राफ्ता रखेंगे। हम मान्यता नहीं दे रहे हैं, राफ्ता रख रहे हैं। और अगर कोई कोई वाया मीडिया मिलता है, मुझे लगता नहीं है कोई, पर अगर कोई मोटिव विवेंडी निकलती है तो हम उसको उसका उपयोग करेंगे। आंखें खुली रख के, कान खुले रख के किसी से बात करना, चाहे आपका प्रतिद्वंदी है चाहे आपका दोस्त नहीं है, तो वही राजनीति की बात है। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ 30 सेकंड में। सबसे जो आतंकवाद की जड़ कहाँ है? पाकिस्तान है। फाउंटेन हेड कहाँ है? पाकिस्तान है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? पाकिस्तान है। 26/11 को जो हुआ था, क्या हुआ था? बम्बई के अटैक हुए थे, पाकिस्तान ने करवाए ना। हमने उस आतंकवादी देश से बात की कि नहीं की? तो अगर हम जो आतंकवाद की जड़ है 70 साल, उनको कह सकते हैं कि देखिए हुआ, कोशिश करें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तालिबान को गले लगाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी हित राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है? वो राष्ट्रीय हित है। तो आपको राष्ट्रीय हित में अगर एक किसी से बात करनी पड़े तो जरूर कीजिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन मिस्टर प्रकाश, जो महिलाओं को अधिकार देने की बात आ रही है, और अलग अलग जो महिला जजेस हैं वो देश छोड़ छोड़कर भाग रही हैं। अभी कल भी हमने देखा था कि बहुत सारी महिलाएं पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, तालिबान ने फायरिंग करके उनको डिस्पर्स किया। तो एक जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा वहां पे जनसंख्या है वहां की, जो कि इस्लामाबाद के हस्तक्षेप से खुश नहीं है। कैसे इस चीज को उभरता हुआ आप देख रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बहुत बड़ी संख्या कह रही हैं। मैं तो कहूंगा कि सिवाय तालिबानी प्रेमियों के पूरा का पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान से तकरीबन नफरत करता है। ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का किरदार सबको पता है। पर घूम फिर के वही बात आ जाती है जब हम कहते हैं कि साइलेंट मेजॉरिटी। साइलेंट मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं कि 90% पीपल आर पीसफुल। क्या मतलब होता है? साइलेंट मेजॉरिटी इज बाय नेचर म्यूट। वो मेजॉरिटी ही है पर चुप है। उनके पास वो क्षमता नहीं है कि जाके आप आतंकवादियों के साथ या गुंडों से पंगा लें। अब मैं एक कंपैरिजन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, पर एक सिर्फ अपने आप में समझने के लिए बात कर रहा हूँ। आप म्यांमार में स्थिति देख लीजिए। जुंटा ने टेक ओवर कर लिया, चुनी हुई सरकार को निकाल दिया, और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। वहां तो व्यवस्था कानून अफगानिस्तान से ज्यादा स्टेबल था। पढ़े लिखे लोग थे, बाहर आते जाते थे। तो महिलाएं आई, बच्चे आए, लोग आए, पश्चिमी ताकतों ने कहा लगे रहिए आप, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जुंटा ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। 600 लोग मारे गए। आपने अब सुना है पिछले कुछ हफ्तों से कि विदेशी ताकत, पश्चिमी ताकतें कोई बात भी करती हैं? क्या हुआ सर?
तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जितनी मर्जी बातें कर लें, क्योंकि आंखें और कान जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, उनकी आंख और कान बड़े समय पे खुलते हैं जब उनको जरूरत होती है, नहीं तो आंख और कान बंद हो जाते हैं और बातें रह जाती हैं। तो हम बातों के धनी हैं। मैं तो ये हैरान हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 13 सितंबर को टाइम मिला है उनको। 6 सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि साहब हम तो 13 सितंबर को मीटिंग करेंगे ताकि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज सकें के बारे में। तो 7 दिन हम बहुत व्यस्त हैं सर। इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत व्यस्त है क्योंकि दुनिया का भार है उन पे, और यहाँ अफगान में भूखमरी है, वो कोई चिंता नहीं है। तो हमको थोड़ा सा हकीकत देखनी चाहिए, जो बहुत फर्क है। जो स्टेटमेंट, जो पोजीशंस हैं वो कुछ और होती हैं, हकीकत बहुत फर्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को जो एक अर्जेंसी दिखानी चाहिए थी अफगानिस्तान के संदर्भ में, और बाकी भी जो देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं और बाकी जितने भी देश हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान को लेकर कोई अर्जेंसी नहीं है, राइट? मैंने तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। देखिए ना, कंक्लूजन्स आपके और मेरे हैं, पर कंक्लूजन ये है कि आज कह रहे हैं कि 8 मिलियन अफगान भूखे हैं, दवाइयां नहीं है, मुश्किलात, पानी की किल्लत है। तो उसका क्या होता है कि अगर मुझे आज भूख लगी हो तो आप मुझे कहें कि विष्णु जी आप 7 दिन रुक जाइए, 7 दिन के बाद हम कोई बात करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि किसी को लगता है अर्जेंसी है तो मैं चुप हूँ। लेकिन मिस्टर प्रकाश, ये भी तो है कि अगर जो देश इस समय इंटरवीन करके मदद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग अपना हाथ खींच रहे हैं बिकॉज उनको ये लग रहा है कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो, फिर वो ये भी सोच रहे हो कि कैसे नेगोशिएट करेंगे हम तालिबान से, और अब ये जानते हुए कि भाई आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाएंगी क्योंकि वहां पर ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की सरकार है। तो ऐसे में जो देश हैं, जितने भी देश हैं, सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो एंगेजमेंट है और इंटरवेंशन है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, वो कैसे होगा? कैसे कोई जाएगा अफगानिस्तान के अंदर? जैसे यूएन एजेंसीज भी कह रही थी कि भाई उनको एक्सेस दिया जाए, अभी कुछ ही देर पहले खबर वो आई थी कि उनको एक फ्री एंड फेयर एक्सेस दिया जाए। वो एक्सेस कैसे मिलेगा उन्हें? कैसे जाएंगे? आप और मैं इकट्ठे मिलकर इनसे पूछते हैं यूएन एजेंसी से कि फ्री एंड फेयर एक्सेस का क्या मतलब है। फ्री एंड फेयर एक्सेस का मतलब ये है उनका कि हम जाएंगे, हम गांव गांव में जाएंगे, हम खाना देंगे, ये करेंगे। और तो ये बहुत अच्छी बात है, पर हालात ऐसे हैं कि वो चलेगा नहीं। किसी देश ने ये बोला है तालिबान को कि हम 2 जहाज भेज रहे हैं खाने के सामान के साथ वगैरह वगैरह, वो बगराम एयरपोर्ट, आप बता दें कहाँ लैंड करेगा, हम आपको देख के वापस आए। किसी ने बोला है? भारत ने भी बोला है। तो देखिए बातें, मैं फिर वही घूम फिर के ये कहता हूँ, मैं 40 साल डिप्लोमेसी में रहा हूँ और समझा हूँ। मैंने तो ये देखा है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अगर ये हो कि तालिबान ने कहा हो कि नहीं नहीं, हम जहाज में पानी और खाने सामान और दवाइयां आ रही हैं, उसको वापस ले जाइए, तब तो दूसरी बात है। अब ये कहते हैं कि विशेषज्ञ कि इसमें कुछ तालिबान ले जाएगा। साहब ले जाने दीजिए, कुछ तो लोगों के पास जाएगा। कम से कम एक, उसे अगर एक देश पहल करेगा तो 50 देश और करेंगे। कोशिश तो कीजिए। लेकिन कोशिश इसलिए नहीं है क्योंकि मदद करने की नियत नहीं है, आप कह रहे हैं कि देशों में। मुझे तो यही लगता है कि या नियत नहीं है, या हिचक है, या क्रेडिट चाहते हैं। मुझे ये नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि $300 मिलियन रोज पश्चिमी ताकतें खर्च रही थी। $300 मिलियन रोज वॉर ऑन टेरर पे। अगर $1 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मैं डेवलपमेंटल असिस्टेंस की कतई बात नहीं कर रहा हूँ, $1 मिलियन की आप रोज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे दें तो उससे लोगों की जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो ये मुझे तो इतनी समझ है, बस मुझे ज्यादा समझ नहीं है लोगों की, राजनीति की या जियो पॉलिटिक्स की। मुझे इतनी समझ है कि जब करना चाहिए, चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिस्टर प्रकाश, बस अब एक आखिरी 1-2 सवाल और है, उसके बाद मैं इंटरव्यू वाइंड अप करूंगी कि अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है रीजन की? अब तो हमें चाहे स्वीकार हो या ना स्वीकार हो, तालिबान की अगुवाई में ही अब अफगानिस्तान आगे बढ़ेगा। अब ऐसे में पूरे रीजन के लिए और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इस्लामिक रेडिकलिज्म वो बढ़ेगा।
कट्टरपंथवाद बढ़ेगा। और देखिए दुख की ये बात है कि हमारे देश से भी, केरला से आपको पता ही है कि तकरीबन 20-22 बच्चे जो कि रेडिकलाइज होके IS खुरासान ग्रुप में जाके मिल गए थे। तो ये होगा, ये कोशिश करेंगे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करने के लिए। तो और सिर्फ हमारे रीजन में तो खैर प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे रीजन में अगर आग लगी है या तो सेक तो आता है, पर दुनिया भर में प्रभाव पड़ेगा। और ये है कि जो 20 साल पहले जो वारदात के लिए जिसके कारण अमेरिका गया था, शायद वो उनके जो कोशिश थी वो विफल हो गई है, क्योंकि अलकायदा दोबारा आ गया है। अलकायदा के जो ओसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी चीफ थे वो बड़े धड़ल्ले से प्रवेश किए हैं। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन इसका जो ठीकरा है वो किसके सिर पर फोड़ा जाए? ये कहा जाए कि ये गलती पूरी अमेरिका की थी, ये गलती भारत की थी कि भारत भी वो इंटेलिजेंस के थ्रू समझ नहीं पाया। क्या कहेंगे इसे? इंटेलिजेंस फेलियर है, डिप्लोमेटिक फेलियर है, स्ट्रैटेजिक फेलियर है, और किसकी गलती है सर? मैं कुछ और भी शब्द ढूंढूंगा, जो आपने कहा है सब कुछ तो है ही। प्लीज बाय ऑल मींस। नहीं, अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, क्योंकि आपने बड़ा ग्राउंड कवर कर लिया है। पर मैं और देखिए, जो हकीकत है हमारे सामने है, अब हम उसका विश्लेषण करते रहें तो करते रहेंगे। पानी सर के ऊपर से गुजर गया है, बात तो ये है। और घूम फिर के अगर हम इस समस्या को समाधान करना चाहते हैं तो उसका एक ही समाधान है। अब तक आप सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, जो आप बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बीमारी है रावलपिंडी, बीमारी है ISI, बीमारी है जो टेरर ग्रुप्स हैं। आप उनको तो कहते हैं कि उनको तो हम छुएंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा देश है, पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, पाकिस्तान हमको सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान गलती भी करता है पर हमको समझा लेंगे। तो अगर आप बीमारी को बढ़ने देंगे तो आगे जो लक्षण है, उसके सिम्टम्स हैं, वो जाहिर है बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। आपने बहुत सही इसका आकलन किया। अब देखना ये होगा। लेकिन एक सवाल जो मेरा एक रह गया था कि इस पूरी व्यवस्था में जो नई सरकार का गठन हुआ है, उसमें जो सुप्रीम लीडर है इनके, अखुंदज़दा, हेबतुल्लाह अखुंदज़दा की मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ गायब है इस समय? 2-3 दिन से, इनफैक्ट 4-5 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है? अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। और वो सुप्रीम लीडर होने के वजह से वो कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, कि किसी को समझ में नहीं आता। उसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, 1-800 रावलपिंडी वो नंबर है। तो वहां फोन कीजिएगा। तो देखिए, आपको मैं हकीकत तो ये है कि 2016 के बाद अखुंदज़ादा दिखाई नहीं दिए, 2016 के बाद। और बहुत अटकलें हैं। जब मुल्ला उमार गुजर गए थे तो 1.5 साल इन्होंने भ्रम बनाए रखा था पाकिस्तान ISI ने कि वो तो अभी बात हो रही है, उनसे 1.5 साल पहले गुजर गए थे वो। और 1.5 साल इन्होंने मुल्ला उमार को जीवित रखा, जो कि हकीकत नहीं थी। और मुल्ला अखुंदज़ादा के पास तो वो करिश्मा भी नहीं है, तो 2016 से दिखे नहीं है। माना ये जाता है कि पाकिस्तानी कैद में है या पाकिस्तान के गेस्ट हैं। आप सोच लीजिए, बड़ी मेजबानी करते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई। तो वो एक, उनका क्या रोल है, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। उनके मैसेज अंग्रेजी में आ रहे हैं, शायद रावलपिंडी ने उनको अंग्रेजी सिखा दी होगी। तो ये एक ग्रेट गेम जो अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं ना, इट्स अ ग्रेट गेम बीइंग प्लेड। देयर आर कॉन्स्पिरेसीज, देयर आर मिस्ट्रीज, एंड देयर इज पाकिस्तान। और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में जो आपने कॉन्स्पिरेसी का शब्द इस्तेमाल किया कि इतने बड़े बड़े जो खेल खेल रहा है इस समय तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके, इस खेल के बारे में किसी को हवा भी नहीं लगी। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, उसको भी हवा नहीं लगी कि ऐसा कुछ इतना इस तरीके से हो जाएगा और इतनी जल्दी कैप्चर कर हवा लगी है, सबको पता है। पर देखिए, वो आंखें जो है ना वो मूंद जाती हैं, आंखें झपक जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं। पता सबको है, क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? हिलरी क्लिंटन ने कहा नहीं था जब वो विदेश मंत्री थी कि पाकिस्तान अपने पिछवाड़े में सांप पाल रहा है और सांप जब होंगे तो डसेंगे, उनको भी कहा था ना।
हर एक आर्मी चीफ जो इंडो पैसिफिक फ्लीट के चीफ हर एक कहते हैं, पर करने के वक्त थोड़ा सा शायद झिझक हो जाती। ओके और एक आज और यादें ताजा हो रही थी, कहीं कहीं पर बहुत ही स्कैटर्ड मेंशन है और लोगों के मन में वो यादें ताजा हो गई कि जब बामिया की जो बुधा की जो मूर्तियां थी किस तरीके से गिराई गई थी। तो कुछ ऐसे फिनोमेनल्स भी आने वाले दिनों में अब और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे? भगवान ना करे ऐसा हो, पर हमारे जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति जी हैं मोहम्मद हसन अखुंड, ये एक कट्टरपंथी हैं और इन्होंने ही कहा था कि जो शरिया की डिमांड है या इस्लामियत की डिमांड है कि ये बामियान बुद्धास को गिराए जाएं, तो उनके इशारे पे गिराए गए थे, उनके इशारे पे नष्ट किए गए थे। तो तब मैं कहा कि ये सरकार बनाई है जिसमें आतंकवादी made by आतंकवादीज made by आतंकवादीज at the behest of आतंकवादी। So this is what is happening there. चलिए अब बहुत ही एक मैं क्या कहूँ, there's no hope it seems, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं और कैसे इसमें हेक्टिक नेगोशिएशंस होंगी, कैसे बातचीत होगी, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर विष्णु प्रकाश। इट वाज एन एनलाइटनिंग इंटरव्यू विद यू, थैंक यू सो मच। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू एम्बेसडर विष्णु प्रकाश के साथ आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एम्बेसडर विष्णु प्रकाश फॉर जॉइनिंग सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।